जब मैं बच्चा था, तब से मेरे फादर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। उसकी माँ उसे कहती है अरहन से कि मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। कारवान फैमिली का हिस्सा होने के नाते यह एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। भले ही हम अब कैपिटल से दूर इस छोटी सी जगह पर आ गए हैं, पर 200 साल पहले हमारी फैमिली की इज्जत को कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक नाइट जिसे गॉड ऑफ वार कहा जाता था, सच्चे नाइट्स जिन्हें राजा का आशीर्वाद प्राप्त था और सब उनकी इज्जत करते थे। एक ऐसी फैमिली जिसे तलवारों ने चुना था, जिसे स्वॉर्ड्स ने चुना था, जिन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों स्वॉर्ड्समैन पैदा किए। इसलिए सब लोग इज्जत से हमें बुलाते थे द इनविजिबल गार्डियंस, द कारवांस। अरहान, तुम ही हो जो आगे चलकर कारवान फैमिली के हेड बनोगे। तुम्हें गर्व के साथ जीना होगा, ये जानते हुए कि तुम्हारी रगों में उसी का खून है। अपनी महानता को वापस पाना होगा और इस जमीन के रक्षक के रूप में फिर से खड़े होना होगा। यही हमारी फैमिली का मिशन है। तो दोस्तों, उसकी माँ उसे ये स्टोरी, अपने एंसेस्टर की स्टोरी बता रही होती है कि अरहन, तुम्हें ये सब बातों को याद रखना होगा और अपनी फैमिली को फिर से उसी ऊंचाई में खड़ा करना होगा जिस ऊंचाई में पहले थी। लेकिन अरहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। वो बहादुरी की कहानियाँ जो फादर ने सुनाई थी, वो शायद बस फेंकी हुई बातें थी। अगर कारवांस के बारे में कहानियाँ सच होती, तो हम इस तरह के पिछड़े हुए गांव पर राज नहीं कर रहे होते और आम लोगों के साथ खेती करने में अपने दिन नहीं बिता रहे होते। मेरा मतलब है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरे पिताजी की कहानियाँ में बहुत सारे झोल हैं। उस पुरानी तस्वीर में फैमिली फाउंडर को ही देख लो। मैं उसे कितना भी देख लूँ, वो बिल्कुल भी मेरे एंसेस्टर जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि उसके साथ रखी हुई खानदानी तलवार सैकड़ों साल पहले बनी होने के हिसाब से बहुत ज्यादा पुरानी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो तेज धार धार चमकती हुई है। सबसे जरूरी बात, स्टेट की हर हिस्ट्री बुक में मैंने पढ़ लिया, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर लियाम कारवान का नाम एक सिंगल निशान भी नहीं है। जब तुम इन सब बातों पर ध्यान देते हो, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यह सब आने वाली पीढ़ियों का थोड़ा गर्व महसूस करने के लिए बनाई गई झूठी कहानियां हैं। मतलब ये सब अरहान सोच रहा होता है कि मेरे एंसेस्टर की स्टोरी कहीं तो मुझे मिली नहीं, हिस्ट्री में कहीं भी है नहीं, और मदर मुझे बोल रही है कि हमारे एंसेस्टर ये थे, हमारे एंसेस्टर वो थे। बट अरहान को बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। तभी छोटे मालिक बोलते हुए, आप वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? नाश्ते का टाइम हो गया है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो सारी गर्म ब्रेड खत्म हो जाएगी। अगर आपने और देर की तो मैं आपकी भी खा जाऊंगी। क्या? मेरे लिए रुको, मेरे लिए थोड़ी छोड़ देना। खैर, किसे फर्क पड़ता है? अगर कारवान कोई महान फैमिली नहीं है, मेरे पास मेरे स्वागत करने के लिए यहाँ सब लोग हैं और मुझे यह जगह पसंद है जहाँ मैं इनके साथ रह सकता हूँ। मुझे वही कारवान चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी है। ये कम से कम मैं अपनी शांति भरी दुनिया में यही सोचता था। मुझे लगता है हमने आज की फसल का टारगेट पूरा कर लिया है, तो मैं पड़ोस के गांव की मार्केट जा रहा हूँ। मुझे देर हो जाएगी, मैं वहाँ से कुछ जरूरी चीजें लाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। हमारे छोटे मालिक जैसा सच में कोई और नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो बाकी रईसों से बिल्कुल अलग है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है कि कौन सी लड़की उन्हें उड़ा ले जाएगी। चलो अब इससे पहले कि और देर हो, अपना बाकी का काम खत्म कर लेते हैं। गांव वाले खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम एक भयानक मंजर देखते हैं कि एक इंसान लोगों को बड़ी बेरहमी से काट रहा होता है। वह बस एक बात दोहराता है कि इस टेरिटरी को नहीं रहना चाहिए, इसे जल्द से जल्द इरेज हो जाना चाहिए। गांव वाले लोग उसे देखकर डर के मारे वहीं जम गए होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर किसी की नहीं सुनता। उसके आंखों में कोई नरमी नहीं, वो बस अपने ऑर्डर को पूरा कर रहा होता है, जिसमें कई सारे निर्दोष गांव वालों को अपने एक ही शॉर्ट स्लैश में टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोग यह देखकर डर के मारे भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके रास्ते में जितने भी गांव वाले आते हैं, वो बस अपने शॉर्ट स्लैश से उनके सर उड़ा देता है। और ये मंजर देखने में ऐसा लग रहा होता है सभी जगह मौत की बारिश हो रही है। जैसे ही अरहान मार्केट से लौटता है, वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरहान डर और सदमे से उसकी सांसें फूल रही होती है। ये, वो कहता है, ये कैसे हुआ? ये सब लोग ऐसे क्यों मरे हुए हैं? तभी नरेटर बताता है उसका प्यारा गांव अब शमशान बन चुका था। हर तरफ लाशें, खून और सन्नाटा था। अरहान की फटी आंखें और उसके चेहरे का दर्द साफ बयां कर रहा है कि वह कितने गहरे सदमे में है। तभी उसके पीछे बटलर आ जाता है। मत देखिए छोटे मालिक, यहाँ से चले जाइए। अरहान रो रहा होता है। बटलर के भी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अरहान बस अपने विलीजर्स विलीजर्स अपने गांव वालों को ही चिल्ला रहा होता है। अरहान को भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब सच्चाई है या सपना।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अरहन को, जो भागकर अपने मेंशन में वापस आ गया है। वहाँ का मंजर भी गांव जैसा ही था, हर जगह बस लाशें पड़ी हुई थी। यह सब देखकर अरहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर उसे कस के गले लगा लेती है। अपनी माँ को सेफ देखकर अरहन को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन अरहन के फादर वहाँ काफी गुस्से में थे। वो अपने लोगों के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह उस स्वॉर्ड मास्टर ने अरहन और उसकी पूरी फैमिली को 1 महीने का टाइम दिया था, पूरा गांव खाली करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों उस मॉन्स्टर ने अरहन की फैमिली को उस दिन क्यों नहीं मारा, तो उसका आंसर अब मिलेगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तब तक सबको लेकर यह जगह छोड़ देना। स्वॉर्ड मास्टर की यह बात सुनकर गांव के बचे हुए लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अरहन के फादर के लिए वह जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, वो उनकी इज्जत और सब कुछ थी। एक लॉर्ड और एक नाइट होने के नाते वो वहां से भाग नहीं सकते थे। इसलिए वो स्वॉर्ड मास्टर से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी पत्नी अरहन की माँ भी इस फैसले में उनका आखिर तक साथ देती है। दूसरी तरफ अरहन की माँ उसकी जान बचाने के लिए उस बटलर के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर भेज देती है। लेकिन अरहन को अपने परिवार की इतनी चिंता हो रही थी कि वह रास्ते में ही गाड़ी से कूद कर वापस भाग जाता है। अरहन अपने घर लौटता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जो किसी की भी रूह कपा दे। उसने कहा कि उसी के घर के ऊपर उसके माँ बाप की लाशों को टांग दिया गया है। जरा सोचो, अगर ऐसा मंजर आपके सामने हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। अपने माँ बाप की लाश देखकर अरहन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए अपने वेपन से उस स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक ही पल में एक इतना खतरनाक काउंटर अटैक होता है मानो अरहन का सर ही कट गया हो। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, तुम लकी हो बच्चे कि तुम्हें अभी 18 साल के नहीं हुए हो, वरना तुम भी यहाँ मारे जाते। अगर तुमने अपनी इस फैमिली की लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। आपके सब कुछ छीन लिया जाए और कोई आकर आपसे बोले कि तू बच तो गया है, पर कुछ किया तो तुझे भी मार दूंगा, तो कैसा फील होगा। अरन वहाँ जमीन पर बेबस लाचार गिरा था। वो अपने माँ बाप के पास घुटनों के बल जाता है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। उसके आंसुओं में जो दर्द था, उसकी आग को आप और मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठकर भी फील कर सकते हैं। उसने उसी पल सोच लिया था कि उसे अब इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर की ज़रूरत है। और तभी सीन एकदम से चेंज होता है। हम देखते हैं कि उस पुरानी तस्वीर से अरहन के एंसेस्टर की आत्मा बाहर निकल कर आती है। एंसेस्टर कहते हैं, मैं तुम्हें इतने भयंकर दर्द में देखा और मेरी आत्मा जाग उठी। अब मैं तुम्हें अपनी पावर, अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक दूंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। और ये मेरा पहला वीडियो है और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आ रही होगी तो मुझे माफ करना। एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि हरन सब कुछ खो चुका है। वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रहा था। तो चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ते हैं। घटना के बीते हुए 1 साल बीत चुका है। अरहन ने अपने परिवार और गांव वालों को उसी जमीन पर दफना दिया। इन बीते 1 साल में अरहन ने बस एक चीज की, बदले की तैयारी और दिन रात तलवार चलाने की प्रैक्टिस। और बचे हुए वक्त में कातिल स्वॉर्ड मास्टर की इन्फॉर्मेशन निकालता। अपनी रिसर्च में अरहन को उस कातिल के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे पता चलता है कि वह स्वॉर्ड मास्टर इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर ब्लेड माना जाता है। एक रक्षक जो राज्य की शांति बनाए रखता है और बुराई का नाश करता है। मास्टर ऑफ 10 सॉर्ड्स कार्लोस। अगर वो सच में इतना ही महान और नेक है तो उसने मेरा बेकसूर परिवार और मेरे गांव वालों को क्यों मारा। आखिर इसके पीछे क्या था। क्यों कारवान फैमिली को इरेज कर दिया गया। ये बात अभी भी बहुत बड़ी राज है। तभी एक रात जब अरहान अकेले बैठा था, अचानक एक अजीब घटना घटित होती है। वहां रखी एक असली तलवार से अचानक तेज नीली रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते उसके एंसेस्टर की पुरानी तस्वीर चमकने लगती है और उसमें से एक आत्मा बाहर निकल आती है। थोड़ी इज्जत दिखाओ अरहान कारवान, मेरे डिसेंडेंट। अरहान पहले तो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद ट्रॉमा या कुछ हेलुसिनेशन होगा। पर अगले ही पल उसके अंदर का दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। अरहान कहता है, क्यों? तुम अभी क्यों आए हो? जब मेरी फैमिली मारी गई तब तुम कहाँ थे? सिर्फ अभी क्यों? अरहान की बात सुनकर सिस्टर लियाम ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुद देखकर तसल्ली करनी थी। बदला एक ऐसा रास्ता है जिस पर तब तक कदम नहीं रखना चाहिए जब तक तुम सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार ना हो। पिछले 1 साल से मैंने तुम्हारा जुनून देख रहा था।
बिना किसी खास टैलेंट के भी तुमने एक दिन के लिए भी तलवार नहीं छोड़ी। तुम्हारी इन्हीं सब चीज़ों और तुम्हारी आंखों की उस नफरत ने ही मुझे जगाया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा ताकि उस कातिल को सजा दे सको। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, डिवोर माय स्वॉर्ड, मेरी तलवार निगल लो। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं अरहन और लियाम को, जो कि एक भयंकर गर्म भट्टी के सामने खड़े हैं। भट्टी में आग की लपटें उड़ रही है और वहाँ हथियार रखे हुए हैं। एसेस्टर लियाम कहते हैं, कारवान फैमिली की रगों में इंसान और डॉर्फ दोनों का खून दौड़ता है, जो मुझसे शुरू हुआ था, और इसी खून की वजह से हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो तलवारों को खा सकती है। उन्हें खाकर तुम उस तलवार को और चलाने वाले की यादें और उसकी टेक्निक दोनों को हासिल कर लोगे। यही कारवान फैमिली की सबसे बड़ी ताकत है। अरहन हैरानी में कहता है, तलवारों को खाना? पर ये करते कैसे हैं? सिस्टर लियाम कहते हैं, इसका तरीका बहुत सिंपल है। तलवारों को आग में तब तक गर्म करो जब तक वह नरम ना हो जाए, और फिर उसे चबा कर निगल लो। अरहन सोचता है, भले ही ये दर्दनाक हो, पर अगर इसे 1% भी चांस बदला लेने का बनता है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अरहन आग से निकली हुई उस लाल और धधकती हुई तलवार को अपने हाथों में उठाता है। बिना कुछ सोचे वह अपने मुंह खोलता है और उस खोलती हुई तलवार को सीधे अपने मुंह में दबा लेता है और दांतों से चबाने लगता है। तलवार का खौलता हुआ लोहा और उसकी आग अरहन के मुंह और गले को जला रही थी। उसकी नसें फटने को तैयार थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका जिस्म अभी राख हो जाएगा। दर्द से उसकी आंखें बाहर आने लगती है, पर तभी उसे अपने उन गांव वालों की लाशें और अपने माँ बाप का खून से सना हुआ चेहरा याद आता है। अरहन, तुम्हें करना होगा, अरहन, तुम्हें करना होगा। अरहन उस भयंकर दर्द के बीच अपने दांत और जोर से भींच लेता है और उस तलवार को चबा जाता है। मैं इसमें कामयाब होऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं कामयाब होकर रहूंगा। मैं एक ऐसा स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा जो उसे जान से मार देगा। उस दर्दनाक रात के बाद अगली सुबह होती है। अरहन जमीन पर लेटा हुआ है और अचानक कांपते हुए उठता है। वह जल्दी से अपने बॉडी को चेक करता है। मैं जिंदा हूँ। एक ऐसी खौलती हुई तलवार खाने के बाद भी मेरे जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं है। अरहन को लगता है कि शायद कल रात का वो सब कुछ एक बुरा सपना था, पर तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। जमीन पर सिर्फ उस तलवार का हैंडल पड़ा हुआ था, बाकी पूरी तलवार गायब थी। अरहन कहता है, नहीं, ये सपना नहीं था। अगर ये सपना होता तो उस तलवार का सिर्फ हैंडल यहाँ नहीं होता। तभी वहाँ हवा में इंसेक्टर लियाम की आत्मा वापस आती है। उनके चेहरे पर कल जैसी शक्ति नहीं, बल्कि एक गर्व वाली मुस्कान थी। एंसेस्टर लियाम कहते हैं, तुम्हारी बॉडी भले ही एकदम कमजोर हो, पर तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ किसी मॉन्स्टर की तरह है। बच्चे, कारवान के हिस्ट्री में कई लोग इस भयंकर दर्द के कारण मारे जाते हैं, पर तुमने कर दिखाया। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। अरहन बिना कुछ सोचे पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सिर झुकाता है। अरहन कहता है, मैं अरहन कारवान अपने परिवार के फाउंडर को रिस्पेक्ट शो करता है। इंस्पेक्टर लियाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फाउंडर नहीं, आज से मुझे मास्टर कहो, मेरे यंग डिसेंडेंट। अरहन कहता है, यस मास्टर। पर उस तलवार को निगलने के बाद भी मुझे अपने अंदर कोई टेक्निक महसूस क्यों नहीं हो रही? यह सवाल सुनकर मास्टर लियाम थोड़ा हिचकिचाते हैं और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। मास्टर लियाम कहते हैं, असल में इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम्हें अपनी वह महान तलवार खिलाकर सीधे एक स्वॉर्ड मास्टर बना दूंगा, लेकिन जनरेशन बीत जाने के कारण तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत थीन हो चुकी है। तुम्हारे पास तलवार खाने की ताकत तो है, पर उसके अंदर की उस बेहिसाब एनर्जी को कंज्यूम करने की शक्ति फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी बॉडी अभी इतनी वीक है कि वो उस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकती। अरहन कहता है, मैं समझ गया मास्टर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम बदला लेने का एक रास्ता तो बचा है। अगर मैं अभी आपकी इतनी ताकतवर तलवार डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि मुझे शुरुआत ऐसी तलवारों से करनी होगी जो मेरे लायक हो, जो मेरी इस वीक बॉडी की कैपेसिटी के बराबर हो, है ना मास्टर? मास्टर लियाम अपने आप में प्राउड फील कर रहे होते हैं। हाँ, तुम्हारी समझ एकदम शॉर्ट मास्टर लेवल की है। हमें ऐसी पुरानी तलवारें चाहिए जिन्हें योद्धाओं की आत्मा, स्पिरिट और ब्लड बसी हो। चलो मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ पुराने हथियारों का ढेर हो। और फिर अरहन अपने मास्टर के बताए रास्ते पर एक ऐसे
कबाड़ खाने में पहुंचता है जहां टूटी फूटी और पुरानी तलवारें पड़ी थी। ये वो जगह थी जहां से अरहन का असली सफर शुरू होने वाला था। जमीन पर बहुत सारी टूटी हुई तलवारें पड़ी हैं। मास्टर लियाम एक तलवार की तरफ इशारा करते हैं। जाओ अरहन, इसे उठाओ। आज से यह तुम्हारी दूसरी तलवार बनेगी, द सेकंड स्वॉर्ड। दोस्तों, अरहन को अपनी दूसरी तलवार मिले हुए अब पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। 1 महीना बाद उसके खाली गांव में कुछ अजीब हलचल होती है। 3-4 बैंडिट अरहन के एंसेक्टर हाउस में एंटर हो जाते हैं। एक बैंडिट दूसरे से कहता है, जैसा हमने सुना था, यहाँ कोई नहीं है। गांव में और इस जगह पर मुझे किसी के होने का एहसास नहीं होता है। बैंडिट लीडर कहता है, मुझे तो लगता है यहाँ कोई नोबल रहता होगा। उन अमीर लोगों वाली महक हर जगह फैली है। आखिर हमारी किस्मत चमक ही गई। ये काम बहुत आसान होने वाला है। वो बैंडिट घर के सामान को खोजने लगते हैं, छानने लगते हैं कि कुछ मिल जाए। तभी उनमें से एक को वहाँ कुछ औरतों के नए और साफ कपड़े मिलते हैं। एक ठरकी बैंडिट एक औरत का कपड़ा उठाता है और उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगता है, उसे सूंघने लगता है। दूसरा बैंडिट कहता है, ओए मुझे भी सूंघने दे, मुझे भी एक नोबल लेडी की खुशबू लेनी है। उनकी यह घिनौनी बातें यहीं नहीं खत्म होती। वो बैंडिट तो उस औरत की तस्वीर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक आवाज़ गूंजती है, वहीं रुक जाओ। अरहन सामने से आता है। बैंडिट उसे हैरानी से देख रहे थे। अरहन कहता है, मेरी माँ को सफाई बहुत पसंद थी और उन्हें गंदगी से बिल्कुल नफरत थी। इसलिए उस कपड़े को शांति से नीचे रख दो और चलो थोड़ी बातें करते हैं। बैंडिट लीडर अरहन को मजाक में ले रहा था। ये तो बच्चा निकला, मुझे तो लगा कोई लेडी होगी। अरहन कहता है, अगर तुम लोग गेस्ट की तरह आए हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर एक इंट्रोड्यूटर की तरह हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरहन की ऐसी बातें सुनकर बैंडिट का दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह लड़का पागल हो गया है। एक बैंडिट कहता है, जा बच्चे सो जा, सो जा, नहीं तो बैंडिट लाहौरी आ जाएगा। अरहन को बैंडिट लोग हल्के में ले रहे थे। एक बैंडिट अपनी तलवार निकालता है। जैसे ही वो बैंडिट अरहन पर अटैक करता है, उसे पहले ही अरहन की आंखों का रंग चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरे की एबिलिटी यूज कर रहा हो और एक ही पल में उस बैंडिट को मार देता है। अरहन कहता है, वह तुम लोग भरोसे वाले नहीं, भोसड़ी वाले हो, तो मरो सालो। लेकिन आखिर अरहन को यह नई पावर मिली कहाँ से? चलिए स्टोरी में थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। हमें भट्टी का मंजर दिखाया जाता है। अरहन के हाथ में एक अजीब सी सॉर्ड थी। अरहन उस पतली सी ब्लेड को ध्यान से देखता है और मास्टर लियाम से कहता है, मास्टर, क्या सच में मुझे इसी सॉर्ड को डिलीवर करना होगा? यह तो किसी सॉर्ड से कम और एक नीडल जैसी ज़्यादा लगती है। अगर मैं इस पतली सी चीज़ से किसी को स्लैश करने की कोशिश करूँगा भी तो यह ऐसे ही टूट जाएगी। अरहन की इस बात पर मास्टर लियाम एकदम शांत और सीरियस टोन में कहते हैं, यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चे, क्योंकि इस वेपन को एनिमीज को स्लैश करने या उन्हें पीसेस में तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। इस वेपन को सिर्फ एक ही अल्टीमेट पर्पस के लिए बनाया गया था, एक ऐसी लाइफ और डेथ बैटल जहां एनिमी के सबसे वाइटल पॉइंट पर सीधा स्ट्राइक करके उसे आसानी से मौत के दरवाजे में सुलाया जा सके। एक ऐसी सोर्ड जो सिर्फ थ्रस्टिंग के लिए बनाई गई थी। अरहन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, अगर सिर्फ थ्रस्टिंग के लिए बनाई गई थी तो एक स्पेयर भी तो था। मास्टर लियाम उसे समझाते हुए कहते हैं, अरहन, तुम्हारी बॉडी और फिजिक्स बहुत कमज़ोर है। ऐसे में इस शॉट के अंदर जो मेमोरीज बची है, जो टेक्निक बची है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। मास्टर बताते हैं कि इस शॉट के पिछले ओनर ने अकेले मरने से पहले 200 से भी ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, और वह भी एक औरत थी जो तुमसे भी कमज़ोर थी। मास्टर कहते हैं, अरहन, तुम इस शॉट को फुल रिस्पेक्ट के साथ डिवोवर कर जाओ। अरहन उसे पूरे इज्जत के साथ खा लेता है। वैसे ही अरहन के दिमाग में उस पिछली ओनर की दर्दनाक मेमोरीज आने लगती है। उस लड़की का नाम मेलिए था। हमें मेलिए की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, एक 10 साल की बच्ची जिसके पूरे परिवार को जलाकर मार दिया जाता है और वह किसी तरह बस जिंदा बची थी। उस दर्द में वो बच्ची बस यही सोचती है, काश मैं भी उनके साथ ही मारी जाती। अपना सब कुछ खोने के बाद उस अनाथ बच्ची को एक ऑर्फनेज लाया जाता है, पर उसकी किस्मत देखो, उस ऑर्फनेज के लोग गॉडेस ऑफ फायर की वर्शिप करते थे। जिस फायर ने उस बच्ची से सारा छीन लिया, अब उसी फायर के पूजने वाले लोगों के वो बीच रहा करती थे। उस आग की वजह से मेलिए का आधा चेहरा बुरी तरह जल चुका था। वहाँ के लोग उसे जले हुए चेहरे के कारण बुली किया करते थे।
ये तो कर्स चाइल्ड है, ये तो मॉन्स्टर है, ये तो कितनी डिस्गस्टिंग दिखती है। इस सब से टूट कर मेलिए हर रोज बस मरने की दुआ करती थी। लेकिन अंधेरे में भी एक होप होती है ना। मेलिए ने उस ऑर्फनेज में एक बूढ़े शॉर्ट मास्टर को देखा जिसका नाम हेगल था। उसका शॉर्ट स्विंग करने का स्टाइल भले ही थोड़ा रफ था, पर उसे देखकर मेलिए को एक उम्मीद मिलती है। एक दिन मेलिए ने हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछा, मिस्टर, मैं आपके जैसा कैसे बन सकती हूँ? मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए ये वेपन्स किसी काम के नहीं। पर मेलिए की आंखों में एक अलग ही आग थी। वो अपने डर को ओवरकम करना चाहती थी। उसने कहा, अगर मैं ये सीख लूं तो शायद मुझे इस दुनिया की किसी भी फायर से डर नहीं लगेगा। बूढ़ा आदमी उसकी इस जिद को मान लेता है और कहता है, इनमें से कुछ भी उठा लो, अगर तुम उसे स्विंग कर सकी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वहीं मेलिए ने उस नीडल जैसी शॉट को उठाया था। और यही वो सारी मेमोरीज और यही उस महान लड़की की टेक्निक थी जो अरहन ने उस शॉट को डिवोवर करके हासिल की थी। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। अरहन उस बैंडिट के आगे खड़ा था और अगले ही पल अरहन अपनी उसी नीडल शॉट से एक खतरनाक लाइटनिंग फास्ट थ्रस्ट करता है। उसका अटैक इतना ज़्यादा इंसेन था कि बाकी बचे हुए बैंडिट की फटी की फटी रह जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक छोटे से बच्चे ने इतनी डेंजरस टेक्निक कैसे मास्टर कर ली। मास्टर लियाम की आत्मा अरहन को देखकर बहुत प्राउड फील कर रही होती है। मास्टर सोचते हैं कि पिछले 1 महीने में मैंने इस बच्चे को स्वॉर्डमैनशिप तो सिखाई नहीं, सिर्फ इसका स्टेमिना ट्रेन किया। फिर भी अगर इसने इतना परफेक्ट थ्रस्ट किया है, इसका मतलब इसने उस शॉट्स की मेमोरीज को पूरी तरह देखा है और उसे समझा है। मास्टर एक स्माइल के साथ अरहन को देखते हुए कहते हैं, अब मुझे दिखाओ मेरे यंग डिसेंडेंट, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अरहन ने अपनी नीडल सोड उस बैंडिट लीडर की बॉडी में घुसा दी थी। वह खुद भी हैरान था कि बिना किसी एक्सपीरियंस के उसने इतने परफेक्ट तरीके से अटैक कैसे कर दिया। जमीन पर पड़ा हुआ बैंडिट दर्द के मारे बुरी तरह कड़हा रहा था। तभी अरहन को रियलाइज होता है कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उस लड़की मेलिए की यादें और शॉर्ट टेक्निक जिसे उसने 1 महीने पहले कंज्यूम किया था। अब देखने में ऐसा लग रहा था मानो अरहन और मेलिए एक हो गए हों। अरहन उस जख्मी बैंडिट को घूरता है। उसके ये नज़र देखकर बैंडिट डर के मारे कांपने लगता है और रोते हुए भीख मांगता है, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे माफ़ करो। लेकिन हमारा एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके सर में अपनी नीडल गाड़ देता है, जिसे उस बैंडिट का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये सब करते हुए अरहन का फेस इतना बैडस लग रहा था कि उसे देखकर बाकी सारे बैंडिट डर के मारे वहीं जम जाते हैं। घबराहट में एक बैंडिट दूसरे से कहता है, अब क्या करे, ये बच्चा तो मॉन्स्टर है। दूसरा बैंडिट कांपते हुए जवाब देता है, मुझे क्या पता, अगर पता होता कि ऐसी जगह में कोई मॉन्स्टर रहता है तो मैं यहाँ आने की कभी कोशिश भी ना करता। उन बैंडिट्स का सफाया करने के लिए अरहन एक स्टेंस लेता है। तभी तीसरा बैंडिट थोड़ा दम दिखाते हुए अपनी भारी वेपन से उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी बड़ी तेजी से उस अटैक को डॉच कर लेता है और पास आते ही सीधे उसकी गर्दन में अपनी नीडल घुसा देता है। वहीं पर उस तीसरे बैंडिट की भी डेथ हो जाती है। अब एमसी आगे बढ़ते हुए उन बाकी दोनों बैंडिट्स को खत्म करने निकलता है। वो जंप करके सीधा एक बैंडिट के पास पहुंचता है और उसके हाथों पर जोर से अपनी नीडल शॉट घुसा देता है, जिससे उस बैंडिट को भयंकर पेन होता है। अरहन जिस तरह से यह सारी टेक्निक परफॉर्म कर रहा था, ठीक वैसे ही मेलिए भी अपने पास्ट में फाइट करते वक्त करती थी। इससे साफ पता चलता है कि हमारे एमसी के पास एक गजब की कॉपी एबिलिटी है। जिस तरह मेली अपने दुश्मनों को किल करती थी, बिल्कुल वैसे ही अरहन अपने नीडल शॉट से उन बैंडिट्स का एक एक करके काम तमाम कर देता है। जब अरहन घूर कर उस आखिरी बैंडिट को देखता है तो डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डर से उसके आंख, नाक और कान सभी जगह से पानी निकलने लगता है। लेकिन अरहन के अंदर इस वक्त कोई रहम नहीं था और वो इस आखिरी बैंडिट को भी वहीं मार गिराता है। हम देखते हैं अरहन को जो सभी बैंडिट्स को ठिकाने लगा देता है। तब मास्टर लियाम कहते हैं, मेरे यंग डिसेंडेंट, मैं शॉर्ट के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे आने वाले दिन बेहिसाब दर्द से भरे होंगे। एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां तुम्हें मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगेगी। यहाँ तक कि आज के यह मौत का खेल आगे चलकर
तुम्हें एक ब्लेसिंग जैसा लगने लगेगा। मास्टर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछते हैं, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो? अरहन के चेहरे पर एक पल के लिए भी हेजिटेशन नहीं आती। उसकी आंखें गुस्से और बदले की आग से जलने लगती है। एक ठंडी और ब्रूटल आवाज में अरहन कहता है, अगर किसी तरह मैं कार्लोस की गर्दन पर अपना ब्लेड रख सकूं तो चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अरहन की ट्रेनिंग देखते हैं। अरहन को मास्टर लियाम एक ऊंचे माउंटेन में चढ़ाने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती है, आंखें डर से फटी हुई, और वो घबराते हुए चिल्लाता है, मास्टर, क्या हम सच में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मास्टर लियाम उसकी इस अचानक बदलती हुई हालात को देखकर गहरी सांस लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी कल रात वाली वह आग जैसी नजर कहाँ चली गई? बच्चे। मास्टर जानते थे कि बचपन से ही अरहन किसी भी चीज पर अंधा विश्वास नहीं करता। मास्टर कहते हैं, खैर, यह आदत भी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ होगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को शांत करता हूँ। मास्टर उसे समझाना शुरू करते हैं, एक शॉर्ट्समैन का रास्ता 5 स्टेजेस में बना होता है। पहला, शॉर्ट बिगिनर, जो शॉर्ट की दुनिया का एंट्रेंस है। दूसरा, शॉर्ट वॉल्कर, जहां वो लोग पहुंचते हैं जिनके पास सच में मार्शियल टैलेंट होता है। और तीसरा, शॉर्ट रनर, जो बैटलफील्ड में मेन होते हैं। चौथा, शॉर्ट एक्सपर्ट, एक ऐसा हीरो जो अकेले ही पूरी जंग का रुख बदल दे। और आखिरी आता है गॉड्स रिल्म, जिसे शॉर्ट मास्टर कहते हैं। मास्टर लियाम अरहन की तरफ देखते हुए पूछता है, बताओ यंग डिसेंडेंट, तुम्हें क्या लगता है तुम इनमें से किस लेवल पर बिलोंग करते होगे? अरहन का चेहरा पसीने से भीगा था। उसकी आंखों में एक कोल्ड लॉजिक था। एक थकी हुई आवाज में वो कहता है, मुझे लगता है आप मुझसे एक कॉन्फिडेंट आंसर सुनना चाहते हैं, पर मैं अपना लेवल बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक शॉर्ट मास्टर बनने की सबसे पहली शर्त होती है माना को सर्कुलेट करना। उस माना को सर्कुलेट करने के लिए एक सेकेंड हार्ट बनाना, जिसे माना हार्ट कहते हैं। पर क्योंकि मेरे पास माना हार्ट नहीं है, मैं एक बिगिनर कहलाने का लायक भी नहीं हूँ। मुझे अपनी सिचुएशन अच्छी से पता है। मास्टर उसकी बातों से इम्प्रेस होते हैं। बिल्कुल सही, तुम अभी बहुत नीचे हो, जिसने शॉर्ट के पद पर कदम रखा है, और मेरी ये जो ट्रेनिंग है, ये तुम्हारे जैसे लड़के को बिगिनर के रास्ते पर लाने और एक माना हार्ट क्रिएट करने के लिए ही बनी है। यह सुनते ही अरहन को एक झटका लगता है। उसका चेहरा डर और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्या क्या आप क्या कह रहे हैं कि हमें यह रिस्क सिर्फ एक माना हार्ट बनाने के लिए ले रहे हैं? एक ऐसी जगह पर जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत है। अरहन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मास्टर, मुझे नहीं पता आपके टाइम में क्या होता था, पर आज के टाइम में एक माना हार्ट किसी एल्केमिस्ट के पोशन को पीने से या किसी हाई क्लास नाइट के माना इंजेक्ट करने से इजीली बन जाता है। यहाँ तक कि नोबेल लड़कियां जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए शॉर्ट सीखती है, वो भी इजीली माना हार्ट बना लेती है। तो फिर इतना आसान रास्ता छोड़कर इस मेथड की जिद क्यों? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मास्टर लियाम कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा रास्ता बहुत ही कठिन है। तुम्हें बहुत ऊपर तक जाना है, जिसके लिए यह नॉर्मल माना हार्ट तुम्हारे लिए बेकार होगा। वो आगे बढ़ते हैं और ऐसी बात कहते हैं जिससे अरहन पूरा हिल जाता है। तुम सही कह रहे हो अरहन, एक आम तरीके से माना हार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर हमारे कार्बन ब्लड के अंदर स्टील की ताकत बहती है। उस माइटी पावर को एक्सपर्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत वेसल की जरूरत होती है। एक ऑर्डिनरी इंसान का हार्ट उस पावर को झेल ही नहीं सकता। ह्यूमन हार्ट के साथ सिर्फ एक ह्यूमन रिल्म तक ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर तुम सच में एक शॉर्ट मास्टर के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जिस पर अगर पूरी दुनिया भी वार कर दे, फिर भी उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। अरहन का चेहरा शौक और औ से भर चुका था। उसकी फटी हुई आंखें मास्टर को देख रही थी। मास्टर आगे कहते हैं, इसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को एंडलेसली मौत के किनारे पर ढकेल दो, तब तक जब तक तुम्हारी फिजिकल बॉडी खुद अपने आप में ये ना कहे कि मुझे माना हार्ट बनानी है। जो माना हार्ट तुम अचीव करोगे वो इस दुनिया में सबसे अलग होगी। सीन पूरी तरह चेंज होता है। हम वार्डी रीजन के ईस्ट में कैंपबेल नाम के एक गांव को होटल का सीन देखते हैं। होटल में वहां बैठे दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या तुमने एक रमर सुना? एक आदमी दूसरे से कहता है, क्या तुमने वो रमर सुनी है वेस्ट के उस गांव के बारे में जिसका नाम कारवान है? दूसरा आदमी हैरान होकर कहता है, ओह,
वही जगह ना जहाँ पिछले 1 साल से एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा गया। अचानक उस मनहूस जगह की बात क्यों कर रहे हो? पहला आदमी अपनी आवाज धीमी करते हुए बताता है, आजकल एक अफवाह फैल रही है कि उस वेस्टर्न विलेज में कुछ तो है, एक ऐसी एंटिटी जिसने उन सभी ठग्स और बैंडिट का नामो निशान मिटा दिया। वो लोग बिना ट्रेस के गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर वेव आई होगी, तो कुछ को मानना है कि वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिशियन होगा। अफवाहें बहुत थी, पर सबका नतीजा सिर्फ एक ही था, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस वेस्टर्न विलेज में एंटर मत करना। पर इन अफवाहों के बीच होटल के अंधेरे कोने में एक शख्स अकेला बैठा अपनी ड्रिंक पी रहा था। उसने एक बड़ा सा क्लॉक पहना हुआ था जिसे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उन दोनों की बातें सुनकर उस इंसान के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखता है और एक खौफनाक धीमी आवाज में खुद से कहता है, एक ऐसी विलेज जहाँ एंटर करते ही मौत मिलती है, ये जगह तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। हम वापस से अरहन को देखते हैं जो इस वक्त पागलों की तरह अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वो एक हाथ से पहाड़ की क्लिप पकड़कर लटक रहा होता है और रात में अपने मेंशन में घुसने वाले वेंडिट का भी सफाया करता है। इस ट्रेनिंग से अरहन की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। उसकी मसल दर्द से फटने को हो रही थी। शरीर इतना थक चुका था कि एक हाथ उठाना भी मुश्किल था। पर फिर भी उसने अपनी ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं किया। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है। इतनी मेहनत और ट्रेनिंग करने के बाद भी वो अपना माना हट नहीं बना पाया था। भले ही वह माना हट ना बना पाया हो, लेकिन उसकी सेंसेस शार्प हो गई थी। सिर्फ देखने या सुनने की ताकत ही नहीं, बल्कि किसी भी सिचुएशन को परखने और उस पर फोकस करने की उसकी एबिलिटी अब पहले के मुकाबले एक अलग ही लेवल में पहुंच चुकी थी। जब भी वह अपनी उस नीडल जैसी तलवार को पकड़ता और किसी एक पॉइंट पर फोकस करता, तो उसे ऐसा लगता मानो उसके अलावा पूरी दुनिया का टाइम रुक गया हो। दिन ब दिन वह पावरफुल होते जा रहा था। धीरे धीरे वह आसपास बहने वाले माना को फील कर पाता है। इधर अरहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ मास्टर लियाम आते हैं। अरहन कहता है, मास्टर, बिना माना हट बनाए और बिना एक शॉर्ट बिगनर बने मैं इतनी पावरफुल हो चुका हूँ कि अब मैं शॉर्ट बिगनर के लायक हूँ। बेशक ये सब एक नीडल की पावर है, पर फिर भी तुम एक नौसिखिए हो जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरहन मास्टर से कहता है, मास्टर, अगर मेरी सेंसेस सही काम कर रही है तो वो जो अजनबी आदमी कुछ समय पहले हमारे इलाके में घुसा था और वहीं डेरा डाल के बैठ गया है, क्या वह एक शॉर्ट वर्कर है? मास्टर लियाम कंफर्म करते हुए कहते हैं, हाँ बच्चे, वो आदमी उन कचड़ों से बिल्कुल अलग है जिनसे तुम अब तक लड़ते आए हो। अगर तुम अपनी अभी की पावर से उसका सामना करोगे तो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। इधर आरहन बिना डरे कहता है, मैं फिलहाल इस सिचुएशन पर नज़र रखूंगा और सबसे बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार करूंगा। वैसे भी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मास्टर लियाम उसका टेस्ट लेते हुए कहते हैं, तू चाहे तो ये इलाका छोड़कर भाग सकता है ताकि तुझे ऐसी लड़ाई ना लड़नी पड़े जिसे तू कभी जीत ही नहीं सकता। इस पर अरहन की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन दिखता है। वह कहता है, भागना? वो तो नहीं हो सकता। ये जगह, ये गांव, ये इकलौती ऐसी जगह है जहां मेरे लोगों की यादें बसी है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मास्टर लियाम ये सुनकर बहुत प्राउड फील करते हैं और कहते हैं, तो फिर ताकतवर बन बच्चे। इस आयरन किंगडम में सिर्फ ताकतवरों की ही सुनी जाती है। अभी जो तू ये इमोशन फील कर रहा है और इसे अपनी ताकत बना। इस मुश्किल को निगल जा और फौलाद की तरह मजबूत बन, ताकि भविष्य में कोई भी तेरी बातों पर हंसने की हिम्मत ना कर सके। अरहन कहता है, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा मास्टर। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अरहन ने मास्टर की बात को गांठ बांध लिया था। उसने उस अजनबी आदमी पर से एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई थी। काफी समय तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद जब अरहन को यकीन हो जाता है कि वो आदमी अचानक से कोई हमला नहीं करेगा, तो वो उसे अपना नाइबर बनाने का प्रपोजल देने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाता है। जैसे ही अरहन उसके पीछे पहुंचता है, वो अजनबी आदमी अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए एक खौफनाक आवाज में कहता है, मुझे पता है तू काफी देर से मुझ पर नजर रख रहा है। भागने के बारे में तो सोचना भी मत। अगर तूने मुझे अपनी पीठ दिखाई तो मैं तुझे यहीं इसी जगह में काट डालूंगा।
अरहन के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है, सिट सिट, ये सिचुएशन तो एकदम उल्टी पड़ गई। एक अनचाही और जानलेवा मुसीबत अरहन के सामने खड़ी थी। इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हमें अरहन की तलवार की पिछली मालकिन मेलिए की यादें दिखती है। मेलिए अपने टाइम की एक बहुत तगड़ी शॉट्समैन थी जिसे बड़ी बड़ी मशीनरी ग्रुप्स हायर करना चाहती थी। मेलिए को लगता था कि वह एक मास्टर बन चुकी है, पर तभी उसका घमंड चूर चूर हो जाता है जब उसका सामना रेड फाल्कन के एक नाइट से होता है। वो नाइट मेलिए को जमीन पर धूल चटाते हुए कहता है, तू किसी कीड़े से कम नहीं है। अगर तू औरत ना होती तो 1 सेकंड में मारी जाती। रेड फैल्कन औरतों और बच्चों को नहीं मारते, इसीलिए अपनी बची हुई जिंदगी हमारे इस एहसान के तले गुजारना। उस दिन मेलिए को समझ आया था कि एक शॉर्ट बल्कर का नाम की दीवार कितनी बड़ी होती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। अरहन भी उस नाइट के सामने वैसे ही खौफनाक किलिंग इंटेंट फील कर पा रहा था जैसा कि कभी मेलिए ने किया था, पर अरहन के अंदर एक हार्ट ऑफ स्टील धड़क रहा था और उसी की मदद से अरहन पहली बार एक शॉर्ट वॉल्कर के पार्थ यानी उसकी एनर्जी के फ्लो को अपनी आंखों से देख पाता है। इधर वो नाइट अरहन की तरफ मुड़कर पूछता है, तू मुझ पर नज़र क्यों रख रहा था? अगर कोई ढंग का कारण नहीं बताया तो तू मेरा दुश्मन माना जाएगा। अरहन बड़ी चालाकी से आधी सच्चाई और आधा झूठ मिलाकर कहता है, मैं इस ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ। 1 साल पहले एक ब्लैक मैजिशियन ने मेरे गांव वालों को मार दिया था। तब से मैं ही इस गांव को बैंडिट से बचा रहा हूँ। जब तुम यहाँ आए तो तुम मुझे बहुत ताकतवर लगे। मैं बस ये देख रहा था कि तुम अच्छे हो या बुरे, ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुमसे दोस्ती करनी है या नहीं। नाइट हैरान होकर पूछता है, बच्चे, हमारी ताकत में इतना फर्क होने के बावजूद तू मेरे खिलाफ खड़ा होने की सोच रहा था। अरहन एक बहुत ही इमोशनल डायलॉग मारता है और कहता है, इस जमीन पर मेरी पूरी जिंदगी की यादें बसी है। मैं इसे छोड़कर ऐसे ही नहीं भाग सकता। यह सुनकर नाइट इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तेरी बातें से मैं सेटिस्फाई हुआ। चल अपनी तलवार नीचे कर ले, फिर मैं भी अपनी तलवार अंदर रख लूंगा और हम बैठकर बातें करेंगे। पर अपना हीरो अरहन भी किसी से कम नहीं था। वो अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और साफ मना करते हुए कहता है, माफ़ करना, पर मैं अभी तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। मुझे इस तलवार की ज़रूरत है। नाइट अपनी पैनी आंखें से देखता है, बच्चे, अगर मैं तुझे मारना चाहता तो तेरी ये तलवार किसी काम की नहीं होती। और एक नाइट के हॉनर के हिसाब से जब दोनों ने हथियार निकाल लिए हो तो मैं अपनी तलवार पहले मयान में नहीं डाल सकता। इधर अरहन का एटीट्यूड भी एकदम कम नहीं होता। वो नाइट की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे पता है, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अरहन को अपने पास्ट की याद आती है जब वो डर कर घुटनों के बल बैठ गया था और बिना लड़े हार मान ली थी। उसने कसम खाई थी कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। वह नाइट अरहन को घूर रहा होता है। नाइट देखता है कि अरहन दिखने में तो किसी लड़की जैसा है, पर उसके शरीर पर कड़ी ट्रेनिंग के निशान साफ दिख रहे हैं और उसका बैलेंस एकदम परफेक्ट है। फिर भी नाइट सोचता है कि ये लौंडा तो एकदम नौसिखिया है जिसका शॉर्ट स्टाइल बस अपने पहले हमले में अपनी सारी ताकत झोंक देने वाला है। नाइट को लगता है कि अरहन उसके लिए रत्ती भर भी खतरा नहीं है। इधर अरहन की आंखों का वो पागलपन वाला लुक देखकर नाइट डिसाइड करता है कि वो अरहन को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा। वो सोचता है, मैं बस इसकी कलाई पर एक हल्का सा वार करूंगा और इसकी तलवार गिरा दूंगा। लेकिन जैसे ही नाइट अपनी तलवार घुमाता है वैसे ही नाइट के तो चौंक जाता है। वो सोचता है, क्या क्या मेरी तलवार डिफ्लेक्ट हो गई? इस बच्चे ने मेरी तलवार डिफ्लेक्ट कर दी, जो भी एक शॉर्ट बिगनर भी नहीं है, मेरा वार रोक लिया। और तभी वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। अरहन के सिर्फ एक सांस लेते ही उसके आसपास का माना किसी भयंकर लहर की तरह उठने लगता है। नाइट को तुरंत समझ आ जाता है कि इसी एक पल में अरहन ने अपना माना हट बना लिया है। और ये कोई ऐसा वैसा माना हट नहीं था। जहाँ आम लोगों का माना हट सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, वहीं अरहन का हार्ट एकदम फौलादी यानी स्टील जैसा सॉलिड था। नाइट समझ जाता है कि अरहन अब अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और आखिरी हमला करने वाला है, जिसमें वो अपना सब कुछ झोंक देगा। अरहन की हालत असल में एकदम खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और मन ही मन सोचता है, उस नाइट का वार रोकना मेरी
कोई स्किल नहीं बल्कि बस मेरी किस्मत थी। अरहन को पता था कि नाइट उसे मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सिर्फ कलाई पर बहुत कम ताकत में हमला किया। अरहन ने बस उस हमले की दिशा को भांपकर अपनी नीडल की नोक से उसे गैप में वार करके उसे ब्लॉक कर दिया था। पर इस छोटे से चमत्कार की कीमत अरहन को बहुत भारी चुकानी पड़ी। उसे ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी तेज ट्रक ने उसे नंगे बदन टक्कर मार दी हो और उसके शरीर की एक एक हड्डी चकनाचूर हो गई हो। अरहन सोचता है मेरे और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही उसने हार्ट ऑफ स्टील जगा लिया हो, पर वह जानता है कि वो अभी भी बस एक नौसिखिया है और उसका हमला उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए अरहन डिसाइड करता है कि उसे अपना एक नया पाथ बनाना होगा, जिसमें वो अपनी फौलादी दिल, अपनी तलवार की पुरानी हुनर की यादें और खुद की इच्छा शक्ति को साथ मिला देगा, तो शायद इस मॉन्स्टर को हराया जा सके। तभी अरहन को तलवार की पुरानी ओनर मेलिए की यादें फिर से आती है, जब वो एक शॉर्ट वल्कर के सामने हार कर जमीन पर बेबस गिर पड़ी थी और खौफ से कांप रही थी। उस खौफनाक पल में उसे अपने मास्टर हेगल की वह बातें याद आती है। फ्लैशबैक में मास्टर हेगल कहते हैं, मेलिए, याद रखना, जब एक तलवारबाज के सामने कोई बड़ी दीवार आती है तो वह उसे अपनी लिमिट मान लेता है, पर यह बस उन कायरों का बहाना है जिनमें उस दीवार का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दीवारें तो बनी ही टूटने के लिए है। हेगल आगे कहते हैं, तलवार पकड़ने वाले हर इंसान की किस्मत में डर लिखा है, पर यह डर ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी है। आंखें मत चुराओ, सीना तान कर खड़े रहो और इस खौफ को डट कर सामना करो। भले ही तुम बुरी तरह से कट जाओ, हार कर बेबसी में घुटनों के बल गिर जाओ, पर अगर तुम बिना हार माने इससे टकराते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी तलवार उस दीवार को भी चीर कर आगे निकल जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखो। मास्टर हेगल की इन बातों से अरहन के अंदर का डीमन जाग जाता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी की कसम खाता है कि वो कभी भी डर कर घुटने नहीं टेकेगा और बिना लड़े कभी हार नहीं मानेगा। अरहन सोचता है, जब भी कोई इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी तलवार उठाई हो वो ऐसी सिचुएशन में फंसता है, तो उसे एक ऐसी दीवार का सामना करना ही पड़ता है जो उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो, एक ऐसी बेबसी जो तुझे कुचल कर रख दे। ऐसे में कोई भी इंसान बस अपनी पीठ दिखाकर भागना चाहेगा, पर इसके बावजूद अपना लड़का अरहन उस दीवार से टकराने की पूरी कोशिश कर रहा था। अरहन सोचता है, मुझे पता है कि मेरी ये कोशिश बस एक बेवकूफ़ी लग रही होगी, लेकिन मुझे एक आसान रास्ता नहीं चाहिए। भले ही मेरा रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर उस रास्ते से मैं अपने टारगेट तक पहुंच सकता हूं तो बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही अरहन अपनी आंखों को एकदम फोकस करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस नाइट को घूरने लगता है। अरहन देखता है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ये नाइट अपनी कौन सी मसल्स में ताकत लगा रहा है, ये अपनी सांसें कैसे ले रहा है, ये अपनी तलवार से कैसे एंगल बनाने की सोच रहा है। हर एक सुराग को पकड़ और फालतू की चीज़ें को निकाल फेंक और फिर बना अपना रास्ता। वो देख, वहाँ पर है वो रास्ता का एक छोटा सा सिरा जो मुझे उस तक पहुँचा सकता है। इधर मास्टर लियाम अरहन के यह पागलपन देखकर स्माइल करते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो बात है मेरे बच्चे, बिना किसी मुश्किल के सामने झुके बस आगे बढ़ते रहना, यही तो असली कारवान की पहचान है। टकराने और चकनाचूर होने से भी कभी मत डर। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम अरहन के अंदर मौजूद इस नीडल की पुरानी ओनर मेलिए की यादों में चले जाते हैं। मेलिए की सिचुएशन भी पास्ट में कुछ ऐसी ही थी। मेलिए भी उसी तरह की दीवार को पार करती है और यहाँ अरहन और मेलिए की आत्मा एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाती है। अरहन के अंदर मेलिए की पावर आ जाती है, यानी अरहन ने फाइनली उस तलवार की पूरी ताकत और यादों को 100% अपना बना लिया है। यही मेलिए की पूरी टेक्निक शॉर्ट जिप्सी उसने मास्टर कर ली होती है। अरहन ने उस दीवार को पार कर ली थी। वह अपने पूरे पावर के साथ उस नाइट पर हमला करने जाता है। अरहन अपने स्वॉर्ड में माना को लपेटते हुए एक सीधा स्वॉर्ड थ्रश उस नाइट पर कर देता है और नाइट भी अपनी स्वॉर्ड स्लैश से उसे लेता है। उन दोनों में एक तगड़ा क्लैश होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अरहन की नीडल स्वॉर्ड टूट चुकी थी। सीन ब्लैक हो जाता है, यानी इतना फोर्स लगाने से अरहन फाइट से पहले ही बेहोश हो जाता है। अरहन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, उसे होश आ गया था। अरहन उठकर बैठता है और देखता है कि उसके ऊपर एक रोब पड़ा हुआ है। अरहन उस कपड़े को देखकर सोचता है, ये रोब, ये तो उस नाइट का है। इसका मतलब मैं हार गया, मैं उस दीवार को पार करने में नाकाम रहा क्या? अरहन को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। तभी मास्टर लियाम कहते हैं, निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारी इस
लड़ाई से तुमने यह प्रूव कर दिया कि कारवान नाम तुम्हारे लिए लायक है। और वैसे भी इस दर्दनाक हार के साथ साथ क्या तुमने खुद अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस नहीं किया? तुमने फाइनली उस नीडल की पूरी टेक्निक डाइजेस्ट कर ली है। अब ये सुनते ही अरहन अपनी बॉडी को चेक करता है और सोचता, हाँ, मेरी मसल पहले से कई ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। मेरी सेंसेस किसी जंगली जानवर की तरह तेज हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैं कोई नुस्खिया नहीं, बल्कि अब बैटलफील्ड में लड़ने वाला एक मशीनरी बन चुका हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब है अरहन ने पूरी तरह से मेले के एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी एबिलिटी को भी कॉपी कर लिया है, जिससे अरहन और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अरहन को अब समझ में आता है कि मास्टर लियाम ने उसे शुरुआत के लिए तलवार क्यों दी थी। तभी अचानक वहाँ एंट्री होती है उस खूंखार नाइट की। वो अपने हाथ में पीने का पानी लेकर आता है और कहता है, लगता है तुम्हें होश आ गया यंग मास्टर। उसे देखते ही अरहन तुरंत अलर्ट हो जाता है। पर मास्टर लियाम कहते हैं, अब इतना चौकन्ना रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अरहन अपनी जगह से हिलता नहीं है। इधर वो नाइट समझ जाता है कि अरहन अभी भी उस पर शक कर रहा है। नाइट अपनी तलवार नीचे रखता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। तो क्या अगर मैं पहले अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊं तो तुम अपना गार्ड डाउन करोगे? इसके साथ ही वो नाइट अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है। वह कहता है, मेरा नाम पैटल है। मैं एक रिटायर्ड नाइट हूँ, एक ऐसा घुमक्कड़ जिसका कोई घर नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसा लाइलाज बीमारी का शिकार हूँ जो मुझे मौत के दरवाजे तक ले आई है। पेटल बताता है कि बड़े बड़े पृष्ठों ने भी कह दिया कि उसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। पेटल कहता है, मैंने अपना नाइटहुड सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने आखिरी पलों में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं बस शांति से अपनी मर्जी से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहता हूँ। अरहन उसकी बातों को गौर से सुनता है। पेटेल बात करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो लड़खड़ा रहा था, पर अरहन को उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। अरहन अपने शक वाले टैलेंट से ऑब्जर्व करता है और उसे साफ दिखाई देता है कि पेटेल का वो ताकतवर माना हट सच में उस बीमारी की वजह से धीरे धीरे टूट रहा है। अरहन समझ जाता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। अरहन भी अपनी इंसानियत दिखाता है और कहता है, अपनी ये कहानी मुझे बताने के लिए शुक्रिया। अरहन हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम अरहन है। मैं इस गुमनाम और भुलाई जा चुकी ज़मीन का आखिरी वारिस हूँ। पड़ोस में तुम्हारा स्वागत है सर पैटेल। और इसी के साथ दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अरहन को, जो एक कैरिज में बैठकर कहीं दूर जा रहा है। अरहन एकदम कंफ्यूज शक्ल बनाकर मास्टर लियाम से कहता है, मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब मैंने माना हार्ट बना लिया है और एक शॉर्ट बिगिनर बन गया हूँ, तो मुझे लगा था आप मुझे सीधे तलवारबाजी सिखाएंगे, पर आप मुझे अचानक से इतनी दूर कहाँ ले जा रहे हैं? अब ये सुनते ही मास्टर लियाम उसे फिर से रोस्ट करते हैं। मास्टर कहते हैं, बच्चे, तू अभी भी आम लोगों की तरह सोच रहा है। कितनी बार समझाऊं कि हम कारवान से इस दुनिया में सबसे अलग हैं। जब तक तेरे शरीर में फौलाद का खून दौड़ रहा है, तब तक ये नॉर्मल तलवारबाजी की ट्रेनिंग तेरे किसी काम की नहीं। मास्टर अपनी खौफनाक स्माइल देते हुए आगे कहते हैं, तेरी ग्रोथ के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी है। पहला, नई नई तलवारों को निगलना, और दूसरा एक ऐसा एंडलेस स्ट्रगल जहाँ तेरी बॉडी अपनी लिमिट्स को पार कर जाए। अरन बाहर खिड़की से देखता है। बग्गी एक बहुत ही विशाल और खौफनाक जगह के सामने जाकर रुकती है। मार्शल लियाम कहते हैं, हम जिस जगह पर आए हैं वो तो तेरी इस ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है। एक ऐसी जगह जहाँ किसी की औकात या रुतबा नहीं देखा जाता, जहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्हें खून खराबे की प्यास होती है। एक ऐसा स्टेज जहाँ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े और डेंजरस रीना का गेट, जिसके अंदर से लोगों के चीखने और लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तो यार, इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब अरहन इस खूनी एरिना में कैसे कैसे मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, जानने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और ये वीडियो से स्टार्ट किया हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, मुझे माफ़ करना।